दिसंबर 3, 2020, नया दिन. And I was reading a book on auditing and insurance, but wasn't so happy. ज़्यादा कोई खुशी नहीं थी इस बुक को पढ़ने के बाद, बिकॉज इस बुक को पढ़ने का मकसद क्या था? नॉलेज गेन करना थोड़ी था. इस बुक को पढ़ के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं, बट एग्ज़ाम पास होते हैं रिटेंशन से, और रिटेंशन हो नहीं पा रही पॉसिबल, बिकॉज प्रैक्टिसेस जो हैं, जो आदतें ख़राब हो रखी हैं अराउंड, है ही नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए हैं रीड किए हुए, ढंग से रीड किए हुए. सो जा ही नहीं रही थी नॉलेज अंदर. नॉलेज है बट जो एकदम अंदर घुस के नॉलेज होती है वो नहीं मिल पा रही थी. फिर भी एक समरी बताते हैं ऑडिटिंग के बारे में. ऑडिटिंग है क्या? ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस अराउंड 9 चैप्टर से बनी है ये बुक, जिसमें नेचर, बेसिक्स, प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट 1 and 2 और एक स्पेशल ऑडिट नाम की चीज़ें होती हैं. इन सब की नॉलेज को मिला के ऑडिट एंड इंश्योरेंस IBCC लेवल पे बनता है. इसमें बड़ी शानदार चीज़ें क्या होती हैं. ऑडिट क्या होती है, ऑडिटर क्या होता है. ऑडिट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बिजनेस होता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं. दो बातें बहुत ही प्यारी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है. इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कुछ और चीज़ें भी होती हैं साथ में, ठीक है. हमारा क्या मुनाफा हुआ है, हमारा क्या नुकसान हुआ है, इसमें बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. बैलेंस शीट, क्या मेरा अपना है, क्या मेरा पराया है, मेरी एसेट्स क्या है, मेरी लाइबिलिटीज़ क्या है, ठीक है. इन चीज़ों के ऊपर जब एक बंदा उसकी चेकिंग करता है इस सोच के साथ कि मैं इसके ऊपर एक ओपिनियन दूंगा, उसे ही ऑडिट कहते हैं. अब ऑडिटर के बारे में जब नेचर से शुरू करते हैं, ऑडिटर की क्वालिटीज़ आ जाती हैं. भाई टैक्टफुल होना चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़िया होनी चाहिए, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, CA तो होना ही होना चाहिए. उसके बाद ऑडिट में आप करोगे क्या? आपकी जो बैलेंस शीट है उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे. उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे इसके अंदर. स्क्रूटनी करेंगे, कुछ लेजर्स को डिटेल में चेक करेंगे. वेरिफिकेशन में हम कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ये चेक करेंगे कि विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रखी, कोई फेक ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कोई ओमिशंस तो नहीं है. ये चेक करेंगे. अकाउंटिंग पॉलिसीज जो लगाई हैं मैनेजमेंट ने, वो सारी सही हैं, वो आपके लिए सूटेबल थी या नहीं थी. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 चीज़ें हैं: अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, फॉलोड हुआ नहीं हुआ. ये कुछ बेसिक्स चीज बातें हैं. इसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी आते हैं. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मतलब कुछ लिखत में बातें लिखी गई हैं कि ब्रो ऑडिटर, तू ऑडिट करने जाएगा, ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना. तेरा काम और ज़्यादा मेहनती, अच्छा और आसान भी कर रहे हैं कि तेरे पे कल को बात ना आए. एक ऑडिटर ना एकदम एक विचोले की तरह है. अगर उसका मन साफ है ना, वो हमेशा ये चाहेगा कि वो काम अच्छा करे, झूठा नहीं. बट यार पता थोड़ी चलता है. आपने किसी का रिश्ता करा दिया और वो बंदा नकात घटिया निकला या बाद में बिगड़ गया. उसी तरह एक ऑडिटर ने एक किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, उसमें कोई कमी नहीं लगी ऑडिटर को, और उसने रिश्ता करा दिया. बाद में पता चला ऐपी निकला बंदे को बात करने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है. उसी तरह विचोला, मतलब विचोले ने काम खराब किया ना, उसी तरह ऑडिटर है. ऑडिटर ने कंपनी के अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल्स है उसको स्टडी किया, उसको चेक किया, उसके ऊपर प्रोसीजर्स लगाए, एविडेंस ऑब्टेन किया, उसके बाद बोल दिया, ओपिनियन दे दिया कि ये तो भाई अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया कि यार रिपोर्ट अच्छी है, सब कुछ कोई ख़राब नहीं है, मेरे को कोई कमी पेशी नहीं हुई, एविडेंस अच्छे हैं. बाद में पता चलता है कंपनी के अंदर फ्रॉड है, एसेट्स की वैल्यूएशन ही नहीं है, 1000 करोड़ की एसेट दिखाई नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है इनकी, ज़ीरो हो रखी है. कहाँ से देगी पैसा? उसकी रिपोर्ट के कारण तो लोगों ने पैसा लगा दिया. शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने तो कहा हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा था, सब सही था. ये कम कैसे ऐसे ये बनते हैं? तो इस चीज़ों के लिए ऑडिटर के लिए काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं. लिखत की बातें बनी होती हैं. 200 की सीरीज़ है, 200, 210, 220, 40, 50, 60, 65, 99 कि कैसे 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 काम करना है. इनको थ्योरेटिकली भी पढ़ता है बंदा, प्रैक्टिकली भी सीखता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को. उसके आगे थोड़ा चलता है तो बेसिक्स के बारे में समझता है इंसान. ऑडिटर जो होता है उसमें वो समझता है कि यार मेरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. इंडिपेंडेंस का मतलब
मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे जो डिसीजन है ना, वो किसी की इन्फ्लुएंस में आके नहीं होने चाहिए। मैं जो फैसला ले रहा हूँ वो मेरी मर्जी से होना चाहिए। मैं किसी प्रेशर में नहीं हूँ। मेरे जो फैसले हैं एकदम सही है। सही मतलब किसी के प्रेशर में आगे नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंस। उसके बाद कहते हैं प्रोसीजर्स। दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले ना आपको माहौल चेक करना पड़ता है। एक ऑडिटर है जो एंटिटी है, बिजनेस है, क्लाइंट है, क्लाइंट के बिजनेस के बारे में जानेगा, उसके वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर किस तरह की मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, उनके बारे में जानेगा। दूसरे वो प्रोसीजर अप्लाई करेगा जिसे बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और एक कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा कि यार कंट्रोल में कमी तो नहीं है। और सब्सटेंसेस में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, हम कंपैरिजन करेंगे रेशियोज को, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, दिस ईयर। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब क्या होता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सिंपल सी बात थी, ये बेसिक्स था चैप्टर का। इसके अंदर 300 की सीरीज आती है, दैट इज प्लानिंग, मटीरियलिटी, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। 402, 450 आगे चलती हैं बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें और आगे बढ़ती हैं कि ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट का प्रोसेस क्या होगा, ऑडिट का प्रोग्राम क्या होगा। दिस चैप्टर इज लिटिल मोर प्रैक्टिकल। इसमें चीज़ें निकल के आती हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। वो बातें 20-25 बातें निकल के आती हैं, एक चेक लिस्ट निकल के आती है कि ये मेरा ऑडिट प्रोग्राम है, ये चीज़ें करनी है हमने जाके। इसमें ऑडिट रिस्क आता है। 3 तरह के रिस्क होते हैं, 2 मैनेजमेंट के कारण होते हैं, एक तीसरा होता है ऑडिटर के कारण। 2 मैनेजमेंट के कारण क्या होता है, एक इनहेरेंट रिस्क। अब एक बंदा ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, ठीक है। अब वो जो फाइनेंशियल्स हैं वो पहले से ही बिगड़ी हुई है, तो इनहेरेंट लिमिटेशन इसको कहते हैं कि पहले से ही इनहेरेंट रिस्क है, पहले से ही बिगड़ी हुई है। नीचे टाइमिंग एक्सटेंड होता है, उसमें बाबा टाइम नहीं है ना, तुमने मेरे को इतने पैसे देने हैं कि मैं 1 हफ्ते में सारा काम कर दूँ और एम्प्लॉयमेंट भी लगाऊँ बंदों की, नहीं करोगे। कंट्रोल रिस्क, तुम्हारी खुद की कमी है, तुमने कंट्रोल ही नहीं लगाया। तुम्हारे पास एक ही बंदे को सारी पावर दे रखी है, बिल काटने की भी, माल छोड़ने की भी। वो साला कैश में भेज देता, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो तुम्हारे में ही कमी है। एक होता है डिटेक्शन रिस्क। ये क्या होता है यार, बंदा ना, एक ऑडिटर जितनी मर्जी जान फूक दे अपने काम में, फिर भी ये डर लगा रहता है यार ये शायद फाइंड ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज एज एन ऑडिटर ही इज नॉट मच क्वालिफाइड टू परफॉर्म सच टास्क। ही इज जस्ट अ पर्सन विद स्मॉल नॉलेज। इतनी ज़्यादा नॉलेज थोड़ी है कि इन्वेस्टिगेशन है, खुफिया इंसान थोड़ी है, शिकारी थोड़ी है। तभी एक लाइन बनी है ना, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लडी होंड, जो भी इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अगर बेकार है तो ठीक है। तो ये नहीं है, तो ये चीज़ें होती हैं, डराते रहते हैं। चैप्टर 3-4 की बात करते हैं, इंटरनल कंट्रोल। अभी भी कई जगह पे मैनुअल अकाउंटिंग होती है, कहीं पे कंप्यूटराइज होती है, तो वो वही बोल रही है कि दोनों के अंदर आप कैसे काम करेंगे, चाहे वो हो जर्नल हो या वो कंप्यूटराइज हो। अब इसके अंदर इंटरनल ऑडिटर की भी बातें आती हैं। कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर लगाना कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद किस कंपनी को लगाना, किस कंपनी को लगाना, जस्ट अ मिनट, कौन सी कंपनी को हमने इंटरनल ऑडिट लगाना है। हर पब्लिक कंपनी जो लिस्ट नहीं हुई है शेयर बाजार में, बट उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसकी टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और उसके बाद डिपॉजिट जो है 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये सारी ये अगर कंपनीज हैं तो उस पर इंटरनल ऑडिट होएगा। और थर्ड जो है प्राइवेट कंपनी, अगर उसकी टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर भी ये लगेगा। एक और पॉइंट था मैंने लिखा ही नहीं है, बड़े 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 काम चोर है, ठीक है। ये 4th चैप्टर था। 5th चैप्टर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में आता है। वाउचिंग इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन दैट आर अपीयरिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस, उसके ऊपर है। जैसे बैड डेट रिकवर्ड हो गए, परचेजेज है, परचेज इनवॉइस है, सेल्स रिटर्न है। अब कैसे चेक करोगे, तुमने क्या स्पेशल तरीके लगाने हैं, कट ऑफ प्रोसीजर्स है कि यार जैसे इंश्योरेंस पे की किया बंदे ने, जुलाई में दी थी साल की, तो उसको प्रीपेड किया है या सीधा पूरा अमाउंट लिख दिया है। अकाउंटेंट कई बार होते हैं निकम में, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क ही नहीं होता। कार टू कैश की है, उसके बाद कार को PL टू कार कर दिया, बना दिए बुक्स,
बुक्स तो टैली हो जाएंगी, बट दिस इज अ देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कर ही नहीं पाया अकाउंटेंट। तो वाउचिंग के दौरान ये समझ आ जाता है कि ये तो भंगी बंदे हैं, इनको समझ ही नहीं आया। वेरिफिकेशन में अब आपको बैलेंस शीट दी है, एग्जामिन करो, सारी चीज़ें है ना, इसमें कहीं घपले तो नहीं दिख रहे, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं दिखाया हुआ अपनी चीज़ें को। अब आया कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में ना टोटल 139 से लेके 148 तक सेक्शंस बने हुए हैं। 139 कहता है अपॉइंटमेंट कैसे होती है ऑडिटर की। एक होता है सबसे पहली बार ऑडिटर को अपॉइंट करना, एक होता है सब्सिक्वेंट अपॉइंट करना। सबसे पहली बार अगर ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं ना, अगर एक बंद गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है, तो कैसे अपॉइंट होगा? 30 दिन के अंदर बीओडी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर 30 डेज में बीओडी। अगर नहीं कर पाती विद इन 90 डेज, मेंबर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, ऑफिस होल्ड करेगा टिल द लास्ट एजीएम, टिल द फर्स्ट एजीएम। और गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सीएजी होता है, 60 दिन के अंदर तो कर देगा, नहीं कर पाता तो 30 दिन में बीओडी कर देती है, और अगर बीओडी भी नहीं करती तो विद इन 60 डेज में और मेंबर्स करते हैं एजीएम में। सब्सिक्वेंट में ईजी है, गवर्नमेंट कंपनी विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ईयर वो कर देती है। अगर वो नहीं वही है और कुछ भी नहीं है। और उसमें जो है नॉन गवर्नमेंट में वो मेंबर्स करते हैं एजीएम के ऊपर ही, 5 साल का टेन्योर मिलता है उसको। इसके बाद उसमें क्या बातें हैं, कैजुअल वैकेंसी के केस में कैसे होता है। कैजुअल वैकेंसी के केस में विद इन 30 डेज बीओडी करती है, और वहाँ पे भी वो कर देता है विद इन 30 डेज सीएजी ही भर देता है। पर अगर वो उसमें फेल होता है तो विद इन 30 डेज में और बीओडी कर देता है। ये बातें हैं। 140 में लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अगर उसको रिमूव करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कराओ, अप्रूव कराओ, निकाल दो उसको, नहीं मन मान रहा निकाल दो। पर अगर उसने अगर रेजिग्नेशन दिया है, वो उसे कैजुअल वैकेंसी भी कहते हैं, और वो रेजिग्नेशन दिया है, तो जो ऑडिटर है वो एडीटी में कुछ फॉर्म फाइल करता है, 2 या 3 होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है, अगर गवर्नमेंट वाला है तो सीएजी को भी करता है, उसमें रीजंस बताता है मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। 141 में डिस्क्वालिफिकेशन बताई हुई हैं। अगर एक बंदा ऑडिटर है कहीं का, तो वो उस कंपनी की सिक्योरिटीज नहीं रख सकता, किसी को गारंटी नहीं दे सकता, वो उसका रिलेटिव, वो उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव को 1 लाख रुपए तक की फीस वैल्यू अलाउड होती है। ऐसी बातें लिखी हैं। सीलिंग लिखी हुई है नंबर ऑफ ऑडिट। एक बंदा 20 कंपनी से ज़्यादा की ऑडिट नहीं कर सकता, और वो कंपनी बड़ी बड़ी होती है, उसमें छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, वो नहीं काउंट होती, तो मतलब कि मसा किसी के पास होती हैं। फिर टैक्स ऑडिट की भी लिमिट होती है 60 की, ये बातें होती हैं। फिर 142 में रेमुनरेशन लिखी होती है कि यार एजीएम पे इसकी रेमुनरेशन तय हो जाएगी। 143 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसमें पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज के बारे में बात किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। 44 में लिखा होता है कि यार तू ऑडिटर है ना, तू और चीज़ें नहीं कर सकता कंपनी की। क्या था मतलब, जैसे तू ना इनकी बुक कीपिंग करेगा, ना मैनेजमेंट सर्विस देगा, ना डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल करेगा, या तो इसमें बैंकिंग सर्विस देगा, ना एक्चुरियल सर्विस देगा, ना आउटसोर्सिंग की सर्विस देगा, या कोई भी अदर सर्विस जिसकी हम बात करें तो नहीं देगा। ये हो गया। उसके बाद वही है 45, 46, 47, पता नहीं क्या है। 48 में कॉस्ट ऑडिट की बातें होती हैं। कॉस्ट ऑडिट, जो कॉस्ट रिकॉर्ड है कौन मेंटेन करेगा, जिसकी सेल 35 करोड़ से ज़्यादा है, जो प्रोडक्शन के अंदर है, ठीक है, उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने ज़रूरी है। ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होती है? 2 सेक्टर बना रखे हैं, रिलेटेड सेक्टर, नॉन रिलेटेड सेक्टर। रिलेटेड सेक्टर वाले की अगर सेल 50 करोड़ से ज़्यादा है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो करेगा, ऑडिट करवाएगा। और दूसरे से केस में 100 करोड़ है और 35 करोड़ है, और इसमें ना कुछ इससे पॉइंट्स भी लेने होते हैं। उस पॉइंट्स में बताता है कि हाँ मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं कोई डिसक्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे पे कोई केस नहीं चल रहा है, मेरे पे ये नहीं हो रखा है, मेरे पे पर्चा नहीं है, ऐसी पागल वाली बातें। फिर एक आता है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट के अंदर लिखा होता है कि बड़े भिन्न भिन्न तरह के प्रकार के लोग हैं, क्लब है, हॉस्पिटल है, होटल है, हॉस्टल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, एनजीओज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म है, सिंगल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट ऑडिट है, लोकल ऑडिट है। इन सब की ऑडिट कैसे करोगे? नाम एक काम अनेक, तो इनके बारे में ध्यान देना होता है। सो यूजिंग ये पेपर देते हैं, फिर ITS में मिलेंगे। टाटा।